हेलो एवरीवन। कक्षा 10 के बोर्ड के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं। कक्षा 10 के अब नए सेशन की शुरुआत होने वाली है, स्कूल्स रीओपन होने वाले हैं। बात आती है कक्षा 10 के साइंस की अगर, तो आइए देखते हैं कक्षा 10 के साइंस के सिलेबस क्या हैं। एक्चुअली कोरोना के टाइम से कुछ सिलेबस में कटाव किया गया था, लगभग 30% सिलेबस कम करके एग्ज़ाम लिया गया था, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। कोरोना का काल लगभग ईश्वर की दया से समाप्त ही होने वाला है और हम लोग नए सत्र में प्रवेश करेंगे तो 30% के साथ, यानी कि हमें फुल पढ़ना है, एक भी चीज़ें छोड़नी नहीं है। तो आइए देखते हैं इसी क्रम में कि साइंस के सिलेबस में केमिस्ट्री के भाग में क्या क्या आता है, हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है हमारा वह है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यह पहले चैप्टर का नाम है। इंग्लिश में यदि लिखे तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्या पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 में? रासायनिक अभिक्रिया पढ़नी है। क्या है रासायनिक अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया एक्चुअली होती क्या है कि नए पदार्थ बनने के लिए पदार्थों के बीच में हुई अभिक्रिया या फिर एक ही पदार्थ से जब चेंज होकर के अलग अलग चीज़ें बन जाती हैं तो उस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। कक्षा 9 में हमने पढ़ा था कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। रासायनिक परिवर्तन होगा तो नए पदार्थ का निर्माण होता है और उस नए पदार्थ के निर्माण के लिए हुई अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। और उसको दिखाने के लिए जिन संकेतों के हम लोग प्रारूप का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण बोलते हैं। इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी? रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, साथ में इसके पढ़ेंगे हम लोग प्रकार, कितने प्रकार की होती हैं, और इसके प्रकार में साथ साथ इसके हम जब समीकरण को पढ़ेंगे तो समीकरण को संतुलित करना पढ़ना है आपको कि कैसे इसको बैलेंस करें। साथ में इसकी अवस्था जो होती है पदार्थ की, एक्चुअली कोई भी रिएक्शन होता है तो इसमें पदार्थ की अवस्था भी शो करनी पड़ती है, तो देखेंगे कि उसकी अवस्था क्या होती है। और साथ में एक स्पेशल चीज़ यहाँ पे पढ़नी है और वो है ऑक्सीकरण के प्रभाव। ऑक्सीकरण के प्रभाव क्या होते हैं? ऑक्सीजन के संपर्क में जो चीज़ें आती है उनके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या क्या चीज़ें करता है वो हमें पढ़ना है। इसमें बेसिकली संक्षारण पढ़ना है, संक्षारण, और पदार्थों के संबंध में जो खाद्य तैलीय पदार्थ हैं विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, ये दो चीज़ें होंगी, विकृत गंधिता और संक्षारण, दो चीज़ें आपको पढ़नी है यहाँ पे। चैप्टर नंबर 1 आसान है और चैप्टर आगे के जो हैं 2, 3, 4, 5, इन सब को पढ़ने के लिए, 5 के लिए नहीं, बेसिक कितने चीज़ों को पढ़ने के लिए 3, 2 और 4, इनके लिए काफ़ी ज़रूरी है कि आप रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ो और रासायनिक समीकरण को जानो। देखते हैं कि चैप्टर नंबर 2 में क्या है। अगर बात करें केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 की तो वह है अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स। ये जो चैप्टर है अपने आप में काफ़ी ही विस्तृत चैप्टर है और बड़ा चैप्टर है और इस चैप्टर से अधिकांश क्वेश्चन आया करते हैं बोर्ड के एग्जाम्स में। तो देखते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। पहले बात तो हम लोग पढ़ेंगे कि अम्ल क्या होते हैं, अम्ल के बारे में जानना है आपको। क्षारक के बारे में जानना है कि क्षारक क्या होते हैं, और आपको लवण के बारे में जानना है। ये तीनों बेसिक जानकारी आपको लेनी है। साथ में अम्ल के आपको गुण पढ़ने हैं। गुणों में कौन कौन से गुण पढ़ने हैं? भौतिक भी पढ़ना है आपको और साथ में रासायनिक भी पढ़ना है। आपको भौतिक गुण भी अम्ल के पढ़ने हैं और भौतिक गुण आपको क्षारक के भी पढ़ने हैं और भौतिक गुण आपके लवण के भी पढ़ने हैं और इनके रासायनिक गुण भी पढ़ने हैं। तो अम्ल, क्षार का भौतिक गुण और रासायनिक गुण, स्पेशल तो ये 5 प्रकार की इसमें चीज़ें आती हैं। लगभग अगर हम बात करें धावन सोडा इसमें पढ़ना है आपको,
आपको इसमें बेकिंग सोडा भी पढ़ना है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम्स में। हमें यहाँ पे और भी चीज़ें पढ़नी है। कास्टिक सोडा भी पढ़ना है यहाँ पे, कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर भी पढ़ना है आपको। अब ब्लीचिंग पाउडर के साथ साथ एक चीज़ और है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन पांचों में से क्वेश्चन आना लगभग तय होता है और ज़्यादा कठिन भी नहीं है। कुछ रिएक्शन है इनके, कुछ गुण हैं, इन सब को भौतिक गुण भी पढ़ना है, रासायनिक गुण भी पढ़ना है और इनके उपयोग भी पढ़ने हैं। आपको याद रखना कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आना लगभग तय होता है। यहाँ पर एक एक चीज़ और भी पढ़ना है हमको, सूचक। सूचक मतलब कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है, दुनिया में कौन से पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, उसके लिए यहाँ पे सूचक भी इस्तेमाल करेंगे हम। और साथ में एक चीज़ और पढ़ना है, पीएच वैल्यू, पीएच मान क्या होता है, ये चीज़ भी पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 2 में। विस्तृत चैप्टर है और काफ़ी अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में ये चैप्टर। चैप्टर नंबर जो अगला है हमारा वो है तीसरा चैप्टर, धातु और अधातु का, धातु एवं अधातु। क्या है इस चैप्टर में, धातु एवं अधातु में? तो अगर हम धातु अधातु की बात इंग्लिश में लिख लेते हैं इसको, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु। यह चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। हम देखेंगे कि धातु क्या होते हैं, क्या होते हैं धातु, और हम देखेंगे कि अधातु क्या होते हैं, धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होंगे, ये देखेंगे हम। और साथ में देखेंगे इनके भौतिक गुण, भौतिक गुण भी पढ़ना है, क्या है ये देखना है, इनके भौतिक गुण पढ़ने हैं और पढ़ने हैं इनके रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। भौतिक गुणों के साथ साथ में आपको रासायनिक गुण भी पढ़ना है और साथ में आपको पढ़ना है धातु का अधातु के साथ में किस प्रकार से संबंध है, यह भी पढ़ना है। और इनकी अभिक्रियाएं काफ़ी ज़्यादा पढ़नी है आपको, क्या ये धातु अधातु आपस में क्रिया करते हैं, कुछ बनाते हैं कि नहीं बनाते, और चीज़ें इनसे बनने वाले यौगिक जिसको हम लोग आयनिक यौगिक बोलते हैं, आपको आयनिक यौगिक के बारे में भी यहाँ पर पढ़ना है कि आयनिक यौगिक कैसे होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सारी चीज़ें। और साथ में आपको इनको निकालने की विधि जिसको हम लोग धातु कर्म के नाम से जानते हैं, इस चीज़ को भी हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, देखेंगे कैसे निकालते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, अयस्क क्या होता है। यहाँ में खनिज में भी आपको देखने को मिलेगा, आपको खनिज पढ़ना है इसमें, खनिज के साथ साथ आपको अयस्क पढ़ना है। खनिज अयस्क के बाद में आपको इन अयस्कों से कैसे हम लोग धातु को बाहर निकालते हैं, उन सारी चीज़ों की माइनिंग करने के बाद क्या क्या काम होते हैं। तो पहले चैप्टर में आपको रिएक्शन देखने हैं और उसके प्रकार देखने हैं, उसको जिससे दिखाते हैं उस समीकरण को देखना है। चैप्टर नंबर 2 में आपको अम्ल क्षार और लवण के बारे में जानकारी दी गई है और चैप्टर नंबर 3 में मेटल और नॉन मेटल की बात की गई है। देखते हैं कि चौथे चैप्टर में क्या है। बात करें चौथे चैप्टर की, फोर्थ चैप्टर क्या है, तो फोर्थ चैप्टर है आपका कार्बन का, कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन और उसके यौगिक क्या क्या है कार्बन में, कार्बन में क्या है। सबसे पढ़ना है कि कार्बन है क्या चीज़, इंग्लिश में लिख लेते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्या क्या है इसमें। सबसे पहले जानेंगे कि हम लोग कार्बन होता क्या है, कार्बन के बारे में जानेंगे। दूसरा, कार्बन के हम लोग गुणधर्म जानेंगे, क्या क्या इसके गुणधर्म होते हैं। और देखेंगे कि कार्बन कैसे कैसे यौगिकों को बनाता है, यानी कि इसके यौगिकों के बारे में जानकारी हमको लेनी है। और यौगिकों में भी 2 यौगिक इसके इम्पॉर्टेंट हैं, कौन कौन से, एक आपका है
एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, और दूसरा है आपका एथेनोइक अम्ल। ये दो जो यौगिक हैं ये काफ़ी डिटेल में पढ़ने हैं आपको, और इनसे क्वेश्चन आना लगभग तय माना जाता है। इस चैप्टर में आपको साबुन भी पढ़ना है, और साबुन की सफाई प्रक्रिया एक स्पेशल तौर पे मिसल होता है, आपको मिसल भी यहाँ पे पढ़ना है। साबुन का आपको निर्माण भी पढ़ना है, इसमें कैसे निर्माण होता है साबुन का, साबुनीकरण किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। साथ में कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण होता है आपको नामकरण भी पढ़ना है, और नामकरण किससे पढ़ना है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC सिस्टम से आपको नेमिंग पढ़नी है यहाँ पे। और कार्बन वाले चैप्टर में आपको अलग अलग प्रकार की नेमिंग सिखाई जाएगी, यौगिकों के गुणधर्म बताए जाएंगे, और साथ में जब इनके रिएक्शन होंगे, जैसे कि कार्बन के गुणधर्म में आ गया कि दहन की अभिक्रिया हो गई, प्रतिस्थापन की अभिक्रिया, स्थापन, ऑक्सीकरण हो गया, और योगात्मक अभिक्रिया भी, ये सारी अभिक्रियाएं आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 4 में भी और चैप्टर नंबर 1 में भी। एक चैप्टर बच जाता है लास्ट चैप्टरों का, और वो चैप्टर नंबर जो लास्ट है वो सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा, और वो चैप्टर नंबर ये है आपका 5 की तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण क्या है, इंग्लिश में बोले तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें आपको देखना है कि आखिर ये जो वर्गीकरण है तत्वों का, किसका वर्गीकरण, तत्वों का, तत्वों का वर्गीकरण आखिर क्यों आवश्यक है, आवश्यकता देखेंगे क्यों आवश्यक है, और साथ में ये देखेंगे कि इस वर्गीकरण के इतिहास क्या हैं। सबसे पहले डॉबे राइनर को देखा जाएगा, डॉबे राइनर, इसके बाद में न्यूलैंड्स आए थे, न्यूलैंड्स के बाद में आप मेंडेलीफ को देखोगे, और मेंडेलीफ के बाद में हेनरी मोजले, हेनरी मोजले ने क्या क्या बातें बताई उनको देखोगे आप। और यहीं पे आप सभी तत्वों के टेबल, जो 118 तत्व अभी तक हम लोग विदित हैं कि ज्ञात किए हैं इसको, तो इन 118 तत्वों में से कौन कौन से तत्वों को कहाँ कहाँ रखा गया है पूरा लोकेशन देखेंगे। इससे तत्वों की पढ़ाई काफ़ी आसान हो जाती है, और ढेर सारे इन तत्वों के गुण भी देखेंगे, जैसे कि संयोजकता हो गई, और इसके साथ विद्युत ऋणात्मकता, और साथ में हम देखेंगे परमाणु त्रिज्या, तो कक्षा 10 की जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी अच्छी खासी सिलेबस के साथ आपको प्रस्तुत की गई है। और ये कक्षा 10 की केमिस्ट्री अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की इसकी, तो कक्षा 11 और 12 और नीट वगैरह के एग्ज़ाम में जो IIT लेवल के होते हैं उन सारे एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। कक्षा 9 की केमिस्ट्री से कक्षा 10 की केमिस्ट्री काफ़ी अलग है, इसमें रिएक्शंस आपको मिलेंगे। कक्षा 9 में आपको कोई रिएक्शन नहीं मिला था, बेसिक सी केमिस्ट्री थी, पदार्थ के बारे में था, उसका थोड़ा वर्गीकरण किया था, और वर्गीकरण के साथ में उसमें परमाणु का आपका स्ट्रक्चर यानी कि संरचना बताई गई थी। लेकिन कक्षा 10 की जो केमिस्ट्री है थोड़े से एडवांस लेवल की है, जो कि कक्षा 11 और 12 यानी कि आने वाले क्लास के लिए आपका बेस बनाती है। तो इस चैप्टर को काफ़ी बेहतर तरीके से आप पढ़िएगा। आई होप दैट कि आपको सिलेबस समझ में आया होगा। और अगर आप ऐसी कुछ अच्छी वीडियो को देखना चाहते हैं, केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, मैथ पढ़ना चाहते हैं, सोशल साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।